और रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राजत्व सिद्धांत किसका? बलवन का। किसका था? बलवन का। लोरक्त नीति, सिजदा पाइबोस प्रथा, बलवन। किसकी थी? बलवन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। बलवन गुलाम था, कौन से वंश का हिस्सा था? गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्ट, है ना। बलवन के बाद हम उसके बाद के शासकों को देखते हैं तो हमें केकुबाद देखने को मिलता है, के खुसरो देखने को मिलता है, क्यूमर्स देखने को मिलता है। ये बलवन के उत्तराधिकारी। किसके उत्तराधिकारी? बलवन के, है ना। और बलवन गुलाम था किसका? इल्तुतमिश का, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद वो शासक बना। अब उसके उत्तराधिकारी जो है उतने मजबूत नहीं थे जितने कौन था? बलवन। इसलिए इसका साम्राज्य भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। तो बलवन का जो अंतरिम उत्तराधिकारी था, इधर ही देखना, इसका नाम था क्यूमर्स। क्या नाम था? क्यूमर्स। ये क्यूमर्स किसका उत्तराधिकारी? बलवन का। क्लियर है। एक और चीज बता दूं मैं आपको, कांस्टेबल में इतिहास से 1 या 2 प्रश्न बनेंगे। हाँ सर, 1-2 के लिए कौन मेहनत करना पड़ेगा। आगे बात समझिए। हर टॉपिक से 1 ही 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके कांस्टेबल में। तो सर 1-2 के लिए क्यों मेहनत करें? क्योंकि सिलेक्शन पॉइंट से भी बाहर होता है, तो ये तो फिर भी 1-2 नंबर है, ठीक है। चलिए, तो क्यूमर्स की हत्या की किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने। और कौन से वंश की स्थापना की? खिलजी वंश। कौन सी वंश की? खिलजी वंश। और मैं ये कहूं कि जो खिलजी डायनेस्ट है, खिलजी वंश है, इसने गुलाम वंश को समाप्त कर दिया। कौन से वंश को? गुलाम वंश। आपसे सीधा सा प्रश्न बने, गुलाम वंश को किसने समाप्त किया? खिलजी वंश ने। गुलाम वंश में हम ऐबक और उसके उत्तराधिकारी को पढ़ते हैं, इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी को पढ़ते हैं, पढ़े थे ना। इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह। क्या सीता था नासिरुद्दीन महमूद शाह? टोपी, है ना। और उसके बाद किसके उत्तराधिकारी? बलवन। तो ये गुलाम वंश, और गुलाम वंश ने दिल्ली पर कितने वर्ष शासन किया? 84 वर्ष। गुलाम वंश का दिल्ली पर जो शासन था वो 84 वर्ष है। कौन से वर्ष है? 84 वर्ष। यहां तक बात क्लियर है। तो बलवन का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? क्यूमर्स। और उसका संरक्षक एक प्रकार से उस पर संरक्षण कर रहा था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर है। एक दिन मौका देखकर जलालुद्दीन खिलजी हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर दे? क्यूमर्स। और सीधी सी बात है, यह हत्या सिंहासन प्राप्ति के लिए हुई थी। और सिंहासन प्राप्ति मतलब पावर। क्या चाहिए? पावर। आप भी जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो उसके दो रीजन है, एक पैसा और एक पावर। क्लियर है कि यार थोड़ा पावर रहता है, आसपास वाला चमकता है, ठीक है, ज्यादातर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी शासक बना और इसने जिस वंश की स्थापना की, ये कौन सा था? खिलजी वंश। अब खिलजी वंश से एक क्रांति प्रारंभ होती है, इसे कहा जाता है खिलजी क्रांति। कौन सी क्रांति? खिलजी क्रांति। आपसे बोला जाएगा खिलजी क्रांति को किसने प्रारंभ किया? बोलो किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी। सर खिलजी वंश और खिलजी क्रांति में क्या फर्क है? देखो, जलालुद्दीन खिलजी से पहले, बोर्ड इधर है, जलालुद्दीन खिलजी से पहले जो शासक थे, पता है ना कौन कौन थे? वो सब आपको पता होगा, उनने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार करते थे और अपने शासन को उलेमा और धर्म के अनुसार चलाते थे। लेकिन खिलजी वंश ने कहा कि जो शासन है वो धर्म के बिना भी चलाया जा सकता है। इन्होंने खलीफा और उलेमाओं को सम्मान तो दिया पर उनकी बात नहीं मानी और शासन अपने हिसाब से चलाया। दिल्ली सल्तनत में किसने शासन अपने हिसाब से चलाया? खिलजी वंश। क्या आप हो? मैं आपका आदर करता हूं लेकिन ये बीच में टांग मत अड़ाओ, मैं सब कर लूंगा मेरे हिसाब से।
तो इस कारण से ये कहा गया कि खिलजी वंश ने जो क्रांति प्रारंभ की उसको क्या कहा गया, खिलजी क्रांति। और हमें पता है इस वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी। हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत, अगर मैं दिल्ली सल्तनत का समय देखूं तो दिल्ली सल्तनत 1206 में स्टार्ट होती है और 1526 में क्या होती है, समाप्त। 1206 से 1526 तक दिल्ली की जो शासन व्यवस्था है उसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत या दिल्ली डायनेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे कम समय अगर किसी का शासन रहा तो वो खिलजियों का रहा। किसका रहा, खिलजियों का। इन्होंने केवल 30 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष, 30 वर्ष। तो आपसे एक प्रश्न बनेगा प्यारा सा, मासूम सा, कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय किसने शासन किया, खिलजी वंश। कौन से वंश ने, खिलजी वंश। अब जलालुद्दीन खिलजी शासक बना। जलालुद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो उम्र दराज था। उम्र दराज मतलब सबसे वृद्ध। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक, सबसे बूढ़ा शासक अगर कोई था तो वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। क्लियर है। फिर देखिएगा, खिलजी अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के किनारे रहते थे। कौन सी नदी के किनारे, हेलमंद। और एक खिलजी कहां से आए थे, अफगानिस्तान। कहां से आए थे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, काबुल। जाम की मीनार कहां है, अफगानिस्तान। कहां पर है, अफगानिस्तान। तो ये खिलजी जो है ये कबीले के रूप में अफगानिस्तान में रहते थे। कौन सी नदी के किनारे, हेलमंद। और मैंने कहा दिल्ली सल्तनत का सबसे कैसा शासक, उम्र दराज। उम्र दराज मतलब सबसे वृद्ध। ये सबसे वृद्ध अवस्था में क्या बना था, शासक बना। कौन बना था, जलालुद्दीन खिलजी। इसके समय अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। कौन सा आक्रमण हुआ, मंगोल। और मैंने आपसे कहा था दिल्ली सल्तनत में पहला मंगोल आक्रमण किसके समय, इल्तुतमिश के समय। और ये मंगोल क्या करते, चंगेज खां। और चंगेज खां का एक दूसरा नाम तेमुचीन। तेमुचीन क्या था, तेमुचीन, है ना। किसका दूसरा नाम, चंगेज खां। मंगोल कहाँ के, मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। कौन सी है, उलान बटोर। मंगोलिया हु इज द कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया। तो अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था किसके समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय। यहां तक पिक्चर समझ में आई। अब ये तो वृद्ध था, लेकिन इसके नीचे जो काम करने वाले थे वो बहुत शक्तिशाली थे। और उनमें से एक था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। वो इसका भतीजा भी था, मूवी में देखा होगा। वो इसका भतीजा था। कौन था भतीजा, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखते हैं, इसने राजत्व सिद्धांत को बंद कर दिया। किसने बंद कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी। और हमें पता है राजत्व सिद्धांत किसने दिया था, बलबन ने। समझाया भी था मैंने। इसका राज्याभिषेक 1290 में किलोखरी महल में हुआ था। इसने आंतरिक शासन की नीति को अपनाया। आंतरिक शासन की नीति हम अपने जीवन में नहीं अपना सकते। आंतरिक शासन का नीति का मतलब होता है सबको खुश करने की नीति। आंतरिक शासन नीति का मतलब क्या होता है, सबको खुश करने की नीति। और कोई भी व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जीवन में सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए बिंदास जियो, जिसको बुरा लगना होगा लगेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, पर अच्छे से जियो और सही रास्ते पे चलो, वरना तुम फिर तुम हो। ठीक है। अब इसने जो है हाँ, नहीं तो तुमको हमारे सर ने बोला था। ठीक है। अब जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में एक युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध, झाइन का युद्ध। और देखो व्यापम जो है ऐसे अलबेले युद्ध पूछता है, अब हल्दी घाटी नहीं पूछता हो, है ना। तो ऐसे नॉर्मल युद्ध नहीं पूछेगा। तो एक झाइन का युद्ध हुआ 1291 में। ये हुआ हम्मीर देव और जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। हम्मीर देव जो है ये रणथंबोर का शासक है। कहाँ का शासक है, रणथंबोर। रणथंबोर सुने हो, कहाँ आता है, राजस्थान। बस तुमसे अच्छा कोई भी नहीं, है ना, रणथंबोर, है ना। रणथंबोर का शासक था कौन, हम्मीर देव। और दिल्ली का शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। ये जीतने के लिए आया। लेकिन रणथंबोर जो है
वो बहुत ही सुदृढ़ था और जलालुद्दीन खिलजी को रणथंबोर का अनुमान नहीं था। मेरी बात सुनो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपने सिलेबस देखा कि पुलिस में कितने नंबर का पेपर आ रहा है? 100 नंबर का पेपर आ रहा है, मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, साइंस आ रहा है, लेकिन तुम में से ऐसा भी तो कोई होगा जो मुंह उठा के जाएगा, होगा या नहीं होगा? होगा। और बाद में वो ऐसे ही दिया, मैंने तो देने का मन नहीं था, वो ऐसे ही दे दिया मैंने तो। होगा या नहीं होगा? होगा। तो बताओ क्या उसको अच्छे नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। और जो लोग पूरी प्रिपरेशन करके जा रहे कि मैथ्स इतने नंबर का आ रहा है, रीजनिंग इतने नंबर का आ रहा है, साइंस ऐसा आ रहा है, जीएस ऐसा आ रहा है, क्या उसको अच्छे नंबर आएंगे? आएंगे। तो ये भाई साहब पूरी प्रिपरेशन करके कांस्टेबल का पेपर देने नहीं गए, मतलब लड़ने नहीं गए। किससे लड़ने नहीं गए? हम्मीरदेव। अरे भैया तुम लड़ने जा रहे हो तो वहां की स्थिति का तो पता लगाओ कि हम्मीरदेव के पास कितनी सेना है, वहां का एटमोस्फियर कैसा है, लड़ने के लिए जगह कैसी। तो भाई साहब चल गए कि अपन तो जीत जाएंगे। और इस युद्ध में किसकी हार हो गई? जलालुद्दीन। और कौन जीत गए? हम्मीरदेव। हम्मीरदेव का नाम आपने सुना होगा। हम्मीरदेव की प्रशंसा में हम्मीर रासो भी लिखा गया है। जैसे पृथ्वीराज रासो लिखा है ना, वैसे क्या लिखा है? हम्मीर रासो। और आप जानते हो ये हम्मीरदेव पृथ्वीराज चौहान का वंशज है। किसका वंशज है? पृथ्वीराज चौहान। बहुत कम लोगों को पता है कि पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र था गोविंद राज चौहान, जिसे गोविंद सिंह चौहान के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद जब उसके शासन को अधिकार कर लिया था गोरी ने, उसके बाद गोविंद चौहान ने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। कहां पे की थी? रणथंबोर। किसने की थी? गोविंद चौहान, या गोविंद राज चौहान कह दो या गोविंद सिंह चौहान कह दो। तो रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी उसने। किसका लड़का था? पृथ्वीराज चौहान। और उसी का वंशज कौन था? हम्मीरदेव। तो ये किसका वंशज हुआ? पृथ्वीराज चौहान। और हम्मीरदेव के बारे में एक कहानी प्रचलित है। कभी तुम रणथंबोर जाओगे, एक रणथंबोर नेशनल पार्क से गुजरोगे, एक गणपति जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है वहां पे, तो कभी जाओगे तो एक कहावत है, वहां कहते हैं सिंह सुवन, बोलो जरा, सिंह सुवन, सत्पुरुष वचन, कदली फल एक बार, है ना, तिरिया तेल, हमीर हट, चढ़े ना दूजे बार। समझ गए? नहीं, कुछ हाँ बोला, समझ गए। इसका मतलब है शेर एक बार बच्चे को जन्म देता है। कौन देता है? शेर एक बार। जो सत्य पुरुष होते हैं वो अपने वचन पे क्या रहते हैं? कायम रहते हैं। केले का वृक्ष एक बार फल देता है ना। और नारी को तेल और उपटन एक बार लगता है। कब लगता है? विवाह में। उसी प्रकार से जो हमीर का हट है वो ऐसा है कि एक बार जो सोच लिया उस पे हमीर दूसरी बार विचार नहीं करते। कौन नहीं करते? हम्मीरदेव। तो हम्मीरदेव ने परास्त कर दिया किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। अब इसकी सेना जो थी वो डिमोटिवेट हो गई कि हार गए यार। तो इसने अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए दो चार बत्तीबाजी की होगी। तो उसमें से एक बात ये भी कही कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे एक बाल को ऐसे किलो से ज्यादा महत्व देता हूं। ये बात किसने कही? जलालुद्दीन ने। किसने कही? अपने सैनिकों से, कि मैं तुम्हारे एक बाल को ऐसे किलो से ज्यादा महत्व देता हूं। क्या करना है ऐसे किले को जीत के? सैनिकों का क्या बढ़ाने के लिए? मोराल। क्योंकि हार कहीं ना कहीं मोराल को क्या कर देती है? डाउन कर देती है। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। कहां का बनाया? कड़ा का। और ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। भतीजा और दामाद। किसका भतीजा और दामाद? जलालुद्दीन खिलजी का। क्लियर है? फिर देखते हैं 1292 में इसने मंदसौर को अपने अधीन कर लिया। मंदसौर मालवा के अधीन था। किसके अधीन था? मालवा। और इस समय मालवा में परमार वंश का शासन था। कौन से वंश का? परमार वंश। राजा भोज कौन से वंश के हुए? परमार। तो देखो ये तो दिल्ली में मजे कर रहा है और इसकी तरफ से कौन लड़ रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के समय किस पर अधिकार किया? मंदसौर पर। किस पर अधिकार किया? मंदसौर पर।
और मंदसौर किसके अधीन था? मालवा। और मालवा के शासक थे परमार। कौन थे? परमार। इसी समय चंदेरी और विदिशा पर भी आक्रमण किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। और ये ध्यान रखना, विदिशा को भेलसा और बेसनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेलसा और बेसनगर। किसको कहा जाता है? विदिशा को। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं, इसने देवगिरी का अभियान किया। किसका अभियान किया? देवगिरी। देवगिरी ऐसे प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में आता है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र। पर देवगिरी जो पूरा साम्राज्य था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ था। तो 1296 में देवगिरी का अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इस समय अलाउद्दीन खिलजी शासक नहीं है। शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अब अभियान किया। यहाँ के शासक थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। और उनके सामने कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अब इस युद्ध में किसकी हार हुई? रामचंद्र देव। और किसकी विजय हुई? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखो, आपको पता है इससे पहले के शासक दक्षिण भारत की ओर आए ही नहीं। आए क्या? नहीं आए। इससे पहले जो भी शासक हुए वो दक्षिण की ओर नहीं आए। और दक्षिण की ओर आने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपसे पूछेगा, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने पहली दक्षिण की विजय की? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखो, झाइन का युद्ध कब हुआ? 1291 में। देवगिरी का युद्ध या देवगिरी का अभियान 1296 में। देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। किसने हराया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया। मतलब वध कर दिया मतलब क्या कर दी? हत्या कर दी। अब क्यों कर दी? तो मेरी बात सुनो। अलाउद्दीन खिलजी के मन में क्या नहीं आएगा कि यार मैं इसकी तरफ से हमेशा क्यों लड़ूं? होंगे ससुर होंगे तो खरीद लिया क्या मुझको? और ये हट ही नहीं रहे शासन पे। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और बोले मैं तो सब दूर लड़ रहा हूं, नहीं बैठे हैं सिंहासन पे। तो कहीं ना कहीं पावर का सोचना अलाउद्दीन के मन में आता या नहीं आता? आता। तो एक दिन मौका देखकर क्या हुआ कि ये देवगिरी से अभियान पर गया, देवगिरी का खजाना लूटा और इसको खजाना लेके कहां जाना था? दिल्ली। लेकिन ये दिल्ली नहीं गया और कड़ा चला गया। कहां चला गया? कड़ा। सर ये कड़ा कहां आता है? इलाहाबाद। कहां आता है? इलाहाबाद। अब ये खबर मिली जलालुद्दीन खिलजी को। तुम भी थे क्या सेना में? नहीं थे। तो ये खबर किसको मिली? जलालुद्दीन खिलजी को, कि अलाउद्दीन ने बहुत खजाना लूटा है और वो दिल्ली नहीं आया। कहां रुक गया? कड़ा में। तो जलालुद्दीन को लगा कि ये तो बगावत कर सकता है, क्योंकि इसके पास पैसा भी है। क्या इसके पास? पैसा। अरे आप बगावत करोगे, पैसा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? घर से बगावत करोगे, पैसा चाहिए नहीं चाहिए? ये तो घर वाले निकाल देंगे तो फिर वांदे हो जाएंगे 2 टाइम में। तो अब जलालुद्दीन खिलजी मिलने आया। किससे मिलने आया? अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन खिलजी ने मौका देखकर कड़ा में, कड़ा मतलब इलाहाबाद में, हत्या कर दी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी। और शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अब ध्यान रखना है, देवगिरी के अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी शासक नहीं था। बात समझ में आई? फिर देखो, अब यहां से अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड प्रारंभ होता है। अलाउद्दीन खिलजी को अंग्रेजी में भी अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं, ठीक है। इसके बचपन का नाम अली और गुरसब था। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार था, है ना? अली और गुरसब किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का। क्लियर है? फिर हम देखते हैं, इसे निम्न नामों से भी जाना जाता है। आप इसके नाम भी कह सकते हो और इसकी उपाधि भी कह सकते हो। देखो बेटा, जितनी जल्दी हो सके ना ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। अब इसे विश्व का सुल्तान कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत में विश्व का सुल्तान किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन। सोचो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका सपना था विश्व विजय करने का। क्या विजय करने का? विश्व विजय। तो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक जो विश्व विजय करना चाहता था वो कौन था? अलाउद्दीन। तो इसे क्या कहा? विश्व का सुल्तान। इसे कहा युग का विजेता, इसे कहा जनता का चरवाहा।
इसे कहा पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, इसे कहा खलीफा का नायाब। नायाब मतलब आप कह सकते हो जो खलीफा की बातों को मानता है, आदर करता था लेकिन नहीं। इसे कहा गया सिकंदर सानी। सिकंदर सानी इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि पहला शासक था सिकंदर, जिसने किसका सपना देखा था, विश्व विजय। याद है आपको? यूनान का शासक था कौन, सिकंदर, है ना। और जल्दी से बताओ सिकंदर के गुरुजी कौन थे? हमारा एक भाई धीरे से चाणक्य बोल रहा है, गजब हो यार। अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो। प्लूटो के गुरु सुकरात। अब उल्टा क्रम बोलो, सुकरात का शिष्य प्लूटो, प्लूटो का शिष्य। देखो पहले कौन था? सुकरात। सुकरात का शिष्य प्लूटो, प्लूटो का अरस्तु, अरस्तु का सिकंदर। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात। ठीक है, तो पहला शासक था जिसने विश्व विजय का सपना देखा था, सिकंदर। और याद करो मैंने पढ़ाया था आपको, सिकंदर की सेना भारत में कौन सी नदी को पार नहीं की? व्यास ने। व्यास नदी को पार करे बिना लौट गई। किसकी सेना? सिकंदर की सेना। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? इसने अपना राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में करवाया। तो बलवन के लाल महल में राज्याभिषेक किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर देखो गुजरात अभियान। अब शासक बनने के बाद इसका पहला अभियान कौन सा था? गुजरात अभियान। आपसे पूछा जाएगा शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान कौन सा था? गुजरात अभियान। ठीक, अब ये खुद नहीं जाएगा, जैसे जलालुद्दीन खिलजी खुद गया था क्या? नहीं, ये अब खुद नहीं जाएगा, अब ये शासक हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की ओर से यह अभियान नुसरत खां और उलुग खां ने किया। इसने अपने सेनापति को भेजा कि जाओ गुजरात को विजय करके आओ। यहां का शासक जो था वो था कर्ण बघेल। कौन था? कर्ण बघेल। यहाँ का शासक कर्ण बघेल था। कर्ण बघेल की पत्नी का नाम क्या था? कमला देवी। कमला देवी था, इसकी पुत्री को भी छोड़ दो। क्या नाम था? कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह किया, इससे एक संतान हुई जिसका क्या नाम था? खिज्र खां। देखो खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, लेकिन ये खिज्र खां की उत्पत्ति जो इसकी मां का नाम क्या था? कमला देवी। और कमला देवी पहले किसकी पत्नी थी? कर्ण बघेल। और ये कर्ण बघेल किसका शासक, कहां का शासक था? गुजरात का। तो नुसरत खान ने गुजरात को जीता, किसकी ओर से? अलाउद्दीन खिलजी की ओर। और यहीं पर इसने 1000 दिनार में कितने दिनार में? 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा। किसको खरीदा? मलिक काफूर। 1000 दिनार में। गुजरात विजय के बाद खरीदा गया मलिक काफूर। कौन सी विजय के बाद? गुजरात विजय। गुजरात विजय के बाद जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा था उसका नाम क्या था? नुसरत खां। क्या नाम था? नुसरत खां। और 1000 दिनार में खरीदा था, इस कारण से इसे 1000 दिनारी कहा गया। क्या कहा गया? 1000। आगे बात समझ में। अब देखो हमने क्या देखा, क्यूमर्स की हत्या किसने की? जलालुद्दीन खिलजी। और कौन से वंश की स्थापना की? खिलजी वंश। खिलजी क्रांति का प्रारंभ किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश का संस्थापक? खिलजी वंश का। दिल्ली का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में कौन सा युद्ध लड़ा? झाइन का युद्ध। किससे हार गया? हम्मीर देव। हम्मीर देव किसके वंशज? पृथ्वीराज चौहान। किसके वंशज? पृथ्वीराज चौहान। हम्मीर देव कहाँ के शासक? रणथंभौर। कहाँ के शासक? रणथंभौर। कहाँ के शासक? रणथंभौर। अगर कहा जाए किसने बलवन के राजत्व सिद्धांत को समाप्त कर दिया? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का वध किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की तरफ से देवगिरी का अभियान कब किया? 1296। वहां का शासक कौन था? रामचंद्र।
रामचंद्र को किसने हराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। संपत्ति लेके दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली गया क्या? नहीं। कहां गया? और वहां कौन आया? जलालुद्दीन। वहां तलवार से किसको मार दिया? जलालुद्दीन खिलजी। शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अली गुरसब किसके नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है? यही टॉपिक हमको चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी दिन हमको याद हो जाए, बस। क्लियर है? आगे बात समझिए, लिखना। बढ़े आगे, लिखना। बलवन के उत्तराधिकारियों में, बलवन के उत्तराधिकारियों में के खुसरो, लिखू क्या? के खुसरो, केकूबाद, के खुसरो, केकूबाद तथा क्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं। के खुसरो, केकूबाद तथा क्यूमर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सब किसके उत्तराधिकारी? बलवन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। क्यूमर्स की हत्या करके, जितनी जल्दी आप ग्रुप में जुड़ जाओगे ना, तो मैं चाहता हूं हम पुलिस तक लिखने का सिस्टम खत्म कर दें। ये पीडीएफ कहां जाएगी? आपके ग्रुप में। आपको ग्रुप में से पीडीएफ क्या करना है? पढ़ना है। मेरा काम केवल क्या रहे? समझाना रहे और चीजें पूरा विस्तार से बताना रहे। मैं ये चाहता हूं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें कांस्टेबल के लिए। क्लियर है मेरी बात? चलिए, क्या लिखा आपने? क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने, क्यूमर्स की हत्या करके, क्योंकि समय कम है अपने पास, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? खिलजी वंश। जैसे बेटा अगर किसी का छूट जाता है ना, तो ग्रुप में पीडीएफ आती है, तो वहां से भी देख लेना। खिलजी वंश की स्थापना की। फिर लिखना, इसे खिलजी क्रांति का प्रारंभ भी कहा जाता है। इसे खिलजी क्रांति का प्रारंभ भी कहा जाता है। इसे खिलजी क्रांति का प्रारंभ भी कहा जाता है। समझ गए? 1290 में खिलजी क्रांति प्रारंभ हुई थी। फिर लिखना, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय खिलजी वंश ने शासन किया। और ब्रैकेट में कर लेना 30 वर्ष। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय खिलजी वंश ने शासन किया, 30 वर्ष। क्लियर है? 1290 से 1320 लिख लो। 1290 to 1320, 1290 से 1320 दिल्ली में जिस वंश का शासन रहा उसे हमने क्या कहा? खिलजी वंश। ये 30 वर्ष इस समय दिल्ली में खिलजी वंश का शासन था। फिर लिखना, खिलजी अफगानिस्तान में, खिलजी अफगानिस्तान में हेलमंद, खिलजी अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के किनारे, खिलजी अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के किनारे रहा करते थे, रहा करते थे, रहा करते थे। क्लियर? फिर लिखना, जलालुद्दीन खिलजी के समय, पूरा नाम नहीं लगो तो शॉर्ट में जेके लिख दो, अपने को तो समझने से मतलब है। जेके जलालुद्दीन खिलजी, ए के अलाउद्दीन खिलजी, हम तो ऐसे लिखते थे। ठीक है?
जलालुद्दीन की, तब पूरा नाम कौन लिखे बार बार, अपन ने अपना नाम नहीं लिखा कभी इतनी बार, तो इसका क्यों लिखे, तो जेके लिख दो भैया। जलालुद्दीन खिलजी के समय अब्दुल्ला के नेतृत्व में, अंडरलाइन करना बेटा यह नाम है ना, अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण हुआ था। कौन सा आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण। और आपको पता है पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ, चंगेज खान ने किया। चंगेज खान का दूसरा नाम है तेमुचिन। फिर लिखना, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक था। इसने बलवन के राजत्व सिद्धांत, इसने बलवन के राजत्व सिद्धांत को समाप्त कर दिया। इसने बलवन के राजत्व सिद्धांत को समाप्त कर दिया। फिर लिखना, इसने अपना राज्याभिषेक, इसने अपना राज्याभिषेक 1290 में किलोखरी, किलोखरी लिखा है सामने, किलोखरी महल में करवाया। फिर लिखना, इसने आंतरिक शासन की नीति अपनाई थी। समझा चुका हूं, आंतरिक शासन मतलब सबको खुश रखना। इसने आंतरिक शासन की नीति अपनाई थी। यह पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में, पहले भी नहीं था। फिर लिखना, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और रणथंबोर के शासक, जलालुद्दीन खिलजी और रणथंबोर के शासक हम्मीर देव के बीच, हम्मीर देव के बीच 1291 में, 1291 में झाइन, आईएमपी लगा लेना, झाइन का युद्ध हुआ। झाइन का युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ झाइन, द बैटल ऑफ झाइन, झाइन का युद्ध हुआ है ना, युद्ध मतलब बैटल या वॉर भी लिख सकते हैं। झाइन का युद्ध हुआ, इसमें हम्मीर देव की विजय हुई, इसमें हम्मीर देव की विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन है ना जलानी, अलाउद्दीन के अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, भतीजा और दामाद था। यह कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद है ना, यह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। यह गवर्नर के भी कह लो अगर कहना चाहो तो, यह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अब यह महत्वपूर्ण है कांस्टेबल की दृष्टि से। फिर लिखना, 1292 में 1292 में इसने मंदसौर पर अधिकार कर लिया। 1292 में इसने मंदसौर पर अधिकार कर लिया।
मंदसौर का पुराना नाम सबको पता है, दशपुर। किसने अधिकार कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी। नीचे लिखना, मंदसौर मालवा के अधीन था। मंदसौर मालवा के अधीन था, जहां पर परमारों का शासन था। जहां पर परमारों का शासन था। राजा भोज परमार वंश के भैया, और परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी। किसने की थी? उपेंद्र ने। चलिए फिर लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का अभियान किया। देवगिरी का अभियान किया। ब्रैकेट में लिख लेना 1296, देवगिरी का अभियान किया। तथा यहां के शासक रामचंद्र देव, अंडरलाइन कर लो, यहां के शासक रामचंद्र देव को परास्त किया। यहां के शासक रामचंद्र देव को परास्त किया। इसी में लिखना आज का लास्ट पॉइंट, दक्षिण भारत को, साउथ इंडिया दक्षिण भारत को जीतने वाला दिल्ली सल्तनत, दिल्ली डायनेस्ट, दक्षिण भारत को जीतने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए इसके आगे का जो है मैं आपको कल समझा दूंगा, पीडीएफ में आज आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं पूरी, है ना? ठीक है, पीडीएफ शेयर कर देता हूं। और जैसा कि हमने कहा है कि डेली हम एक टॉपिक स्पोर्ट्स देखेंगे, स्पोर्ट्स पूरा होगा तो कल्चर देखेंगे। क्लियर है? लास्ट के 5-10 मिनट हम अलग अलग टॉपिक की बात करें। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो टॉपिक हमारे पूरे होना जरूरी है। हाँ देखो बेटा, ये पूरा जो देवगिरी साम्राज्य था ना, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में था, लेकिन इसका ज्यादा भाग कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आप महाराष्ट्र लगाना। बढ़े आगे, ग्रुप में आ गया? चलिए हमने, हाँ दिल्ली अभी तक हमने 4 स्पोर्ट्स देखे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, गोल्फ और फुटबॉल। 4 से 5 स्पोर्ट्स पढ़ा चुका हूं मैं। जिनके पास नहीं है अपने आसपास वालों से ले लें। और मैंने कहा था पिछली बार कांस्टेबल में फुटबॉल से प्रश्न था शेफील्ड क्लब का। कौन से क्लब का? शेफील्ड क्लब। फिर मैंने कल बताया था बैडमिंटन एसोसिएशन से प्रश्न था पिछली बार, था या नहीं? और मैंने वो भी करवा दिया था आपको। इसमें डाला ना करंट अफेयर में। थोड़ा शांति बनाए रखोगे तो अच्छा है। ये टेबल टेनिस वगैरह आज एक ही पीडीएफ में आ जाएगा आपको, है ना? चलिए आज हम बात करेंगे किसकी? क्रिकेट की। क्रिकेट से भी पिछली बार कांस्टेबल में प्रश्न बने हैं। एक नंबर कांस्टेबल में जरूरी है। जो लोग अगर ये सोचेंगे कि हम तो मैथ्स रीजनिंग के भरोसे ही जाएंगे, आपका भरोसा अच्छा है, काबिले तारीफ है, लेकिन साइंस और जीएस के सपोर्ट के बिना वो आपको मेरिट में नहीं ला पाएगा। क्लियर है? अभी मानो तो ठीक, नहीं तो फेल होने के बाद तो दुनिया मानती है, वो आपकी इच्छा। क्लियर है? पिछली बार अनरिजर्व कट ऑफ था 77। कितना था? 77। अभी की जो रूल बुक है उसके हिसाब से
जो बताया जा रहा है कि मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ नहीं निकलेगा, एक ही कट ऑफ से क्वालिफाई करना है, ठीक है। जनरल फीमेल को जनरल मेल के बराबर, ओबीसी फीमेल को ओबीसी मेल के बराबर, तो ये ध्यान रखना। अब ऐसा चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। चलो चलो, क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट। क्लियर है? क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी? आईसीसी। और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1900। ये याद रख लो, पिछली बार बैडमिंटन या उसका पूछा था टेबल टेनिस एसोसिएशन का, तो 15 जून 1909। इसका मुख्यालय कहां पर है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात। विश्व में पहला टेस्ट मैच 1877 में हुआ। टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5 दिन का। और टेस्ट मैच में एक दिन में 90 ओवर फेंके जाते हैं। कितने ओवर? 90 ओवर। एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? 6। बेटा इधर देख ले। और ये टेस्ट मैच किसके बीच हुआ? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। ये विश्व का पहला टेस्ट मैच था। क्लियर? मैं जानता हूं लड़कियों का इंटरेस्ट कम होता है, पर मजबूरी है तो पढ़ना पड़ेगा। पहला वनडे हुआ 1971 में, और ये भी किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। टेस्ट 1877, वनडे 1970। गुलाबी गेंद से पहला टेस्ट मैच 2015 में हुआ, और ये हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। पहले लाल गेंद यूज करते थे, लेकिन बीच में गुलाबी गेंद का प्रयोग किया गया। ऐसा टेस्ट मैच 2015 में हुआ, और ये किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। क्लियर है? ये पीडीएफ आपके ग्रुप में आएगी, वहां से पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि लिखवाने का इतना समय नहीं है इसको। फिर देखो, पहला T20 मैच जो है वो कब हुआ? 2005। तो देखो, अब 3 चीजें याद होगी। पहला टेस्ट मैच 1877, पहला वनडे 1971, गुलाबी गेंद से पहला टेस्ट मैच 2015, क्रिकेट का पहला T20 2005। ऐसे याद हो जाता है। किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। फिर आ जाओ BCCI, भारत क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। BCCI की स्थापना 1928 में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष सर रोजर बिन्नी है, और ये 36वें अध्यक्ष है। फिर आ जाओ ACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना, इसका मुख्यालय, इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह। पहला विश्व कप प्रत्येक 4 साल के अंतराल पे क्या होता है? विश्व कप होता है। किसका? क्रिकेट का। पता होगा, सब समझदार है। 1975 में पहला विश्व कप हुआ। किसने जीता? WI मतलब वेस्ट इंडीज। ये याद नहीं करना, एक बार देख लेना, इसको याद मत करना बेटा। 79 में वेस्ट इंडीज, 83 में कपिल देव कप्तान थे, याद है ना। फिर 87 में, 92 में, 96 में, 99, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019। अब इसमें से ये खुद निकाल लेना कि कौन सी टीम अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीती है, कौन सी टीम कितनी बार जीती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जीती है, कहां गई? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बार जीती है? 5 बार। भारत 2 बार, वेस्ट इंडीज 2 बार। क्लियर है? श्रीलंका 1 बार। पहला T20 विश्व कप 2007, पहला किसने जीता? फिर अब देखो, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज 2-2 बार जीत चुकी हैं। कौन सा विश्व कप? T20 रहेगा। ध्यान रखना, पीडीएफ में से निकाल लेना। निकाल लोगे ना? इतना तो करो। फिर आ जाओ, पहली टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने जीती, 2021 में हुई थी, भारत को हरा दिया था। दूसरी किसने जीती? ऑस्ट्रेलिया। फिर किसको हरा दिया? भारत। समझ में नहीं आता कौन सा ऐसा बैठा है। चलो
टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 400 रन है और एक इसके है ब्रेल लारा, और अभी तक ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। क्लियर है। वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च स्कोर 264, किसके नाम है? रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक रन और इनके विश्व क्रिकेट में कितने शतक है? 100 शतक। विश्व क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट ये कहां के? श्रीलंका के हैं। 2023 क्रिकेट विश्व कप का होगा भारत में। 2024 T20 विश्व कप होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। कहां पे होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका। क्लियर है बात? इसमें 2-3 चीजें और ध्यान रखना। सबसे तेज 200 रन, सबसे तेज 200 रन ईशान किशन। किसने बनाए? ईशान किशन। ईशान किशन ये किस देश के लिए खेलते हैं? भारत। और दूसरा, सबसे कम उम्र में 200 रन, सबसे कम उम्र में 200 रन, बोलो यार। शुभमन गिल। शुभमन गिल। शुभमन गिल। और पहले 200 रन सचिन तेंदुलकर। पहला 200 किसने बनाया? सचिन ने। पहला वनडे में 200 किसने बनाया? सचिन ने। क्लियर है? ये पीडीएफ में आपके ग्रुप में डाल रहा हूं, इसको पढ़ना है, इससे कांस्टेबल में क्वेश्चन बनेंगे। इसको नजरअंदाज ना करें, संस्थाओं के सन याद कर लें। पहले भी पूछे हैं, अब कोई हो सकता है कुछ दूसरा पूछ ले, किसी और बारे में पूछ ले, तो इसलिए अपने साथियों से जो पीडीएफ आपके पास नहीं है ले लेनी है तो कोई बात नहीं, हमसे कांटेक्ट कर ले, हम आपको पीडीएफ क्या करवा देंगे? उपलब्ध करवा देंगे। चलिए, तो ये पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। क्रिकेट की पीडीएफ, कल्चर की पीडीएफ आपको क्लास में लिखवाएंगे, डायरेक्ट पीडीएफ आपके ग्रुप में क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए।